गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए सी वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम लाए हैं रीट के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए 2016 में होने वाले प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल नहीं, इसके साथ साथ जो प्रश्न आए हैं उनके साथ और इस साल कैसे प्रश्न आ सकते हैं मैंने पूरा प्रयास किया है उनको समझाने का, और मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये मत समझें कि सब इसका हल तो पासबुकों में या अन्य जो पुस्तकें आ रही हैं, गाइड्स हैं, उनमें मिल जाएगा। उनमें हल मिल जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ों को समझाने के लिए। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और कितना उपयोगी हुआ वो तो आपके कमेंट के माध्यम से पता चली जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो देखिए, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है, तथा कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री है। तो कोण ए ओ बी पूछ रहा है। तो देखिए भाई, अब इसके लिए आपको पता है, क्या पता है, एक प्रमेय पता होने चाहिए कि किसी वृत्त ना कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अर्थात अगर कोई चाप है, केंद्र पर भी कोण बना रहा है, और वही चाप अगर परिधि के किसी बिंदु पर भी कोण बना रहा है, तो केंद्र वाला जो कोण है वो परिधि के कोण का या परिधि के बिंदु पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। ये बात आप समझ लें भाई। देखिए, इसमें चाप ए बी है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ चाप ए बी केंद्र पर कोण ए ओ बी बना रहा है, और यही चाप ए बी, क्योंकि ए सी और बी सी जो रेखाएं ए और बी से जा रही हैं, तो इसी चाप द्वारा परिधि के बिंदु सी पर बना कोण ए सी बी है जो 40 डिग्री का है। तो सीधी सी बात है, इस प्रमेय के अनुसार कोण ए ओ बी कितने का होगा? 40 का दुगना, अर्थात 80 डिग्री का होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही आ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि केंद्र का जो कोण है, इस पर जो कोण बनेगा ए ओ बी, वो हमेशा ए सी बी का दोगुना होगा। ये बिंदु देखो, ध्यान रखना, अगर ये बिंदु यहाँ होते, इस तरह से होते, अगर ये बिंदु P मान लो यहाँ होता, तो अब कोई पूछे कि भाई ये कोण 80 का है, ठीक है भाई, ये कोण 80 का है, तो कोण ए पी बी कितने का होगा? तो अब भी ये कोण कितने का होगा? इसका आधा ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए चलिए 2-3 प्रश्न में और करा देता हूं कि इस साल कैसा प्रश्न आ सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड देखा गया है कि चाहे 16 का हो, सन 18 का हो, पेपर एक जैसा ही आया है, उसी प्रश्नावली से या उसी टॉपिक पर आया है, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन किया है। तो इसी के आधार पर मैं 2-3 प्रश्न और करा देता हूँ, आशा है आपको ये समझ में अच्छी तरह से और आ जाएगा। देखिए, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोण ए ओ बी, अब देखिए ए ओ बी 40 डिग्री का है, और कोण पूछ रहा है ए सी बी। तो देखिए, अब आप त्रिभुज ओ ए बी पर देखिए। तो त्रिभुज ओ ए बी में आप देख रहे हैं ओ ए भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी है, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है भाई, अब जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा निर्मित दो कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है भाई, आप इस तरह से ध्यान रखें, ए बी सी अगर त्रिभुज है और इसमें भुजा ए बी बराबर ए सी है, तो आप देखिए इस तरह से याद रख लें कि ए से ए कैंसिल मार लें तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा बराबर है? ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ कैंसिल हो जाएगा। तो कोण ए अर्थात ए बिंदु पर इस त्रिभुज में बनने वाला कोण जो 40 का है, और बी बिंदु पर बनने वाला ये जो कोण है ये भी कितने का होगा? 40 का होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 40 का और ये 40 का। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई इस त्रिभुज में कोण ए ओ बी अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है भाई। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण ए ओ बी ओ हो जाएगा 180 माइनस
ये 40 प्लस 40 अर्थात ये चले जाएंगे भाई, तो टोटल हो जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है भाई। तो ए ओ बी, अब देखिए ध्यान रखना, अब हमें चाप का निर्धारण करना है, तो चाप ए बी लीजिए। तो देखिए ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी जो 100 डिग्री का है, और इसी चाप द्वारा परिधि के बिंदु सी पर बना कोण कौन सा है, ए सी बी। इसलिए कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, अब हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अर्थात किसी चाप के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान उसी चाप द्वारा परिधि, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के मान का आधा होता है। इसलिए कोण ए सी बी बराबर होगा हाफ ऑफ कोण ए ओ बी, अर्थात हाफ ऑफ 100 डिग्री, और हाफ ऑफ 100 डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न है। तो अब इसमें कोण डी ए बी, तो देखिए डी ए बी कोण है 60 डिग्री का, और ए बी डी कोण है 50 डिग्री का। तो कोण ए सी बी अर्थात इस कोण को पूछ रहा है कि ये कोण कितने का होगा। ठीक है भाई, इस कोण को। तो अब देखिए हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। पर एक बात और ध्यान रखें कि परिधि के किसी बिंदु पर, अब देखिए चाप ए बी द्वारा, ये चाप देखिए यहाँ से लेके चाप ए बी द्वारा परिधि के बिंदु डी पर बना कोण कौन सा है, ए डी बी, और इसी चाप ए बी द्वारा परिधि के बिंदु सी पर बना कोण क्या है, ए सी बी। तो चूंकि चाप समान है, इसलिए इस समान चाप के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बने जितने भी कोण होंगे वो सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। चाहे वो डी बिंदु पर बनाए, चाहे सी बिंदु पर बनाए, चाहे यहाँ कोई और बिंदु ले लें, चाहे यहाँ बिंदु कहीं भी ले लीजिए, इसी चाप के द्वारा, अर्थात अगर दो रेखाएं कोण को बनाने वाली बिंदु ए और बिंदु बी से जाकर मिलेंगी उस बिंदु पर, तो वे सभी कोण कितने होंगे, बराबर होंगे। उन कोणों के मान कैसे होंगे, बराबर, अर्थात जितना कोण डी है उतना ही कोण सी होगा। तो अब हम त्रिभुज डी ए बी में, तो देखिए त्रिभुज डी ए बी में मैं कौन सा कोण निकाल सकता हूँ, कोण ए डी बी। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण 60 का है और ये 50 का है। तो 180 में से 110 घटा देंगे, वो 70 डिग्री का आ जाएगा। अब जब कोण ए डी बी 70 डिग्री का है, इसलिए कोण ए सी बी जो इसमें पूछ रहा है वो किसके बराबर होगा, ए डी बी, क्योंकि इन दोनों को बनाने वाला जो चाप ए बी है वो समान है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितने का होगा, 70 का होगा, इसलिए कोण ए सी बी बराबर 70 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक थर्ड प्रश्न और ले लेते हैं हम। यहाँ कोण ए ओ बी, आप देखिए कोण ए ओ बी 90 डिग्री का दिया गया है, जबकि कोण ए बी और सी, तो देखिए ये कोण है, ये कितने का दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है, ये इधर का कोण है। कोणों को ध्यान रखें भाई। तो कोण पूछ रहा है सी ए ओ, इस कोण को पूछ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए भाई, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। ये तो आपको अब रट गया होगा। इसलिए अब देखिए चाप ए बी द्वारा, चाप का निर्धारण करिए, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का है, तो इसी चाप ए बी द्वारा परिधि के बिंदु सी पर बना कोण इसका आधा होगा। तो आप निकाल सकते हैं कि कोण ए सी बी विल बी हाफ ऑफ 90, अर्थात ये होगा 45 डिग्री का। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अब देखिए ये कोण 45 का आ गया। ठीक है। अब ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। तो मैं इस कोण को, इस त्रिभुज में इस कोण को निकाल सकता हूं, अर्थात कोण सी ए बी। तो कोण सी ए बी कैसे निकालेंगे भाई, 180 त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, और इसमें से दो कोण है 45 और 30,
इसको घटा देंगे, क्योंकि जो 30 दिया गया है, देखिए ध्यान रखें ए बी सी है, तो 30 और 45 75, हम इसको हटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा पूरा 105 डिग्री का। ठीक है भाई, 105 डिग्री का ये पूरा कोण आ गया। जबकि पूछ क्या रहा है, सी ए ओ, अर्थात ये बीच, तो इसका मतलब हमें अब कोण किसकी पता होना चाहिए, कोण ओ ए बी। अब देखिए एक कोण 90 का है, कोण, अब देखिए त्रिभुज देखिए ओ ए बी में दो भुजाएं बराबर हैं, ओ ए और ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण, देखिए मैं अब वो थोड़ी स्याही बदल लेता हूँ इसमें, तो चलिए ये जो अंदर का कोण है और ये अंदर का कोण, ये कोण ये बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 का है, तो अब ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, तो 90 रहेगा इन दोनों का योग, तो वो 45 45 के हो जाएंगे। इसलिए कोण मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 45 45 के, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है भाई, एक कोण 90 का, तो शेष दो अंतः कोणों का योग भी 90 का होगा, जो बराबर बराबर है, इसलिए 45 45 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आ जाइए, पूछ क्या रहा है, कोण कौन सा पूछ रहा है, सी ए ओ, और कोण सी ए ओ कैसे निकालेंगे भाई, सी ए बी में से, कोण सी ए बी में से घटा दीजिए कौन सा कोण, ओ ए बी, कोण ओ ए बी घटा दीजिए, तो देखिए भाई ओ ए बी, तो देखिए सी ए बी कितने का है, 145 का, सी ए बी यहाँ निकाला है ना हमने, कितने का है, सॉरी 105 डिग्री का, सी ए बी कोण है 105 का, और ओ ए बी अभी निकाला है वो कितने का है, 45 का, तो 105 से 45 गए तो 60 आ जाएगा, तो आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का तिगुना, कोण बी का 4 गुना, कोण सी का 6 गुना बराबर है। तो अब देखिए ये किसी संख्या के बराबर तो होंगे, तो हम इसको सरल करें, इसके लिए सबसे सरल विधि क्या होगी, किसी स्वेच्छ संख्या के बराबर मान लीजिए, उसको k मानिए, x मान लीजिए, तो मैं क्या मान लेता हूँ, कोण ए का तिगुना बराबर कोण बी का 4 गुना बराबर कोण सी का 6 गुना किसी स्वेच्छ संख्या k के बराबर है। ठीक है, तो इससे एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, k/3, ठीक है, और एंगल B बराबर हो जाएगा k/4, और एंगल C बराबर हो जाएगा k/6। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो A प्लस बी प्लस सी, अर्थात एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। अब मैं सीधे सीधे इनका मान लिख देता हूँ कि k/3 एंगल A के स्थान पर, k/4 एंगल B के स्थान पर, k/6 एंगल C के स्थान पर, और ये सब मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4k प्लस ये 3k और प्लस ये 2k बराबर 180 गुणा 12। ठीक है भाई, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, तो देखिए 9k बराबर हो जाएगा 180 गुणा 12, तो k बराबर हो जाएगा 180 गुणा 12 बटे 9, ये 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी तो ये 200, देखो 12 दूनी 24, तो ये 240 आ जाएगा k का मान। तो अब पूछ क्या रहा है, कोण A, अब एंगल A कितने का है भाई, तो देखिए एंगल A बराबर है k/3 और k का मान कितना मान है 240, तो 240 बटे 3 बराबर ये हो जाएगा 80 डिग्री, और 80 कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, तो 3 को ध्यान से पढ़िए आप, कि √3 की घात 5, ठीक है, इंटू 9 स्क्वायर बराबर 3 की घात n इंटू 3√3, तो इसमें n का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको वो सरल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, √3 की घात 5 है, इसको इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा, मतलब 5 बार गुणा में लिख सकता हूँ कि √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 4 बार हो गए, और √3
और देखिए 9 स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 और इसके ऊपर घात 2। देखिए 9 स्क्वायर है, इसका मतलब 9 के स्थान पर मैंने 3 की घात 2 लिख दिया है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया है, और इधर को है 3 की घात n इंटू 3√3। ठीक है भाई। अब देखिए ये 3 हो गया, √3 गुणा √3 3, ये 3 हो गया, तो 3 अब पता लग गया ना आपको भाई, ये 3 और ये 3, तो ये हो गया 9। ठीक है, और ये √3 रह गया, तो 9 √3 इंटू ये 3 की घात हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर 3 की घात n इंटू 3√3। अब देखिए 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9 को 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो कैसे आ जाएगा यार, 3 इंटू 3, 9 के स्थान पर मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया है, √3 इंटू 3 की पावर 4 बराबर 3 की घात n इंटू 3√3। तो देखिए 3√3 से 3√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये 3 की घात 4 है और एक 3 की घात 1 यहाँ है, तो जब आधार समान हो तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं, तो 4 और 1 जुड़ जाएगा, इसका मतलब 3 की घात 5 बराबर क्या है, 3 की घात n। अब आप सोचिए कि दोनों साइड की संख्याएं बराबर हैं, दोनों साइड की संख्याएं बराबर हैं, आधार समान है, तो इनकी घातें भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसलिए n का मान क्या आ जाएगा, 5। तो n विल बी इक्वल टू 5 के, और ऑप्शन देखते हैं सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आ गया भाई, प्रश्न संख्या 4 को आप ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा कठिन कह सकते हैं इसको, और इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का, चलिए रेड कर लेते हैं अब। हाँ, तो देखिए यहाँ इसको पढ़िए कि देखो ये घनमूल है और फिर उसके पश्चात वर्गमूल का चिन्ह आ गया। घनमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/3, जानते हैं आप, रीट की तैयारी करने वाले हर बच्चा जानता है। और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरह से कि 729 गुणा 10 की घात -6, क्योंकि दशमलव के बाद 6 है, तो 10 की घात -6 लिख सकता हूँ। और इसकी होल पावर क्या लगा देता हूँ, 1/3, और उसके ऊपर भी 1/2। तो घात घात का क्या हो जाएगा, गुणा। घात के ऊपर घात हो तो घात घात का क्या हो जाता है, गुणा। तो 1/3 गुणा 1/2 कितना हो जाएंगे, 1/6। अब जोड़ मत देना कहीं, 3 + 2 कर दें, आधार समान हो और दो संख्याएं गुणा में हों, आधार समान वाली संख्याएं, तब घातें जुड़ती हैं। यहाँ घात के ऊपर घात है भाई, ये 1/3 और ये 1/2। ठीक है, तो 1/3 गुणा 1/2 1/6 हो जाएगा। और यहाँ इसी तरह देखिए भाई, प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 8 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3, और इनकी पावर ये कितनी हो जाएगी, 1/3। ध्यान रखना, घनमूल का मतलब पावर 1/3 होती है। तो अब देखिए 7 से 29 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 6, आप करके देख लीजिए। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 243, ठीक है, तिया 729। बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए 729 के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ मैं, 3/6, और ये 10 की घात -6 है ही, और इसके स्थान पर 1/6। और अब आप जानते ही हैं कि 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3, ठीक है, गुणा 10 की घात -3, और ये घात 1/3। तो अब देखिए जानते हैं घात के ऊपर घात हो तो घात घात का गुणा हो जाता है। तो अब अपने आप सोच लीजिए कि 1/6 और 3 की घात 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 गुणा 1/6, तो 3 की घात 1 बच जाएगी, तो 3 की घात 1, तो 3 ही रह गया ना भाई, और गुणा 10 की घात -1 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 की घात -1, प्लस इसी तरह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 10 की घात -1। अब 10 की घात -1 का मतलब जानते हैं आप, बटे 10, क्योंकि भाई घात को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, 3/10 प्लस 2/10, ठीक है, तो ये 5/10
इसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 0.5, और 0.5 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय थोड़ा धैर्य का परिचय आप दें। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं भाई। हाँ, ये प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी आपतित है। ठीक है भाई, ए और बी जो कोण बन रहे हैं, यहाँ देखिए ए और बी का जो अनुपात है 2:1 है। तो ए का मान क्या होगा। देखिए, जो कोण और ये जो कोण वाले सवाल है ना, इनमें से जरूर आएगा प्रश्न। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो 1-2 दिन में रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा, उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें प्रश्नों का स्तर अधिक भी हो सकता है, क्योंकि ये 2016 का है और हर साल प्रश्नों का जो कठिनाई का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए निश्चित है कि प्रश्न कठिनाई वाला ही आएगा, इससे अधिक स्तर का आएगा। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसको आप पूरा देखिए। ठीक है, तो अब मैं फिलहाल इसको बता देता हूं, क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर एक तरफ बने सभी कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कोण बन रहे हैं उन सब का टोटल कितना होगा 180। इसका मतलब कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, सी ओ बी, इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। अब देखिए ये कोण कितने का है, ए ओ सी कितने का दिया हुआ है ए का, और सी ओ बी कितने का दिया है बी, और इनमें अनुपात कितना है 2:1। इसलिए मैं देखिए जब अनुपात दिया गया हो तो इनको सरल करना बहुत आसान होता है। ठीक है भाई, अनुपात निकाला है, किसी भी चीज़ का हो सकता है अनुपात, ये ऐसा हो सकता है 40-20 भी हो सकते हैं, है ना, 50 और 25 भी हो सकते हैं। तो पता नहीं अनुपात कैसे निकाला है 2:1। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि कोण ए, ठीक है, ए का मान कितना मान लेता हूँ मैं 2x, और बी का मान कितना मान लेता हूँ 1x। ठीक है, अब ए और बी दोनों जुड़कर अर्थात ए ओ सी और सी ओ बी मिलकर कितने होंगे 180। इसका मतलब 2x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, सॉरी, मैंने ए के स्थान पर 2x लिख दिया और बी के स्थान पर x लिखना था मुझे। तो ठीक है, तो 2x प्लस x ये हो गए 3x, 3x बराबर 180। तो x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अर्थात b का मान 60 डिग्री और a का मान कितना हो जाएगा 120। a का मान पूछ रहा है, a का मान 2x है, a का मान कितना है 2x। ठीक है, तो कोण a बराबर 2x है, तो a बराबर 2 और x का मान कितना है 60। इसका मतलब 120 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो ये सी विल बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो बहुत आसान है भाई, अनुपात समानुपात पर। इसका भी एक वीडियो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, आप बिल्कुल देखना इसको। देखिए, नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। देखो, इन प्रश्नों को कैसे सरल करते हैं कि जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में लाभों का बंटवारा होता है। जो भी लाभ हुआ है उसका बंटवारा व्यक्तियों के द्वारा लगाई गई पूंजियों के अनुपात में होता है। अब देखिए नीना, ये नीना लिख दिए, अनुपात मीना। ठीक है, अब लीना और मीना दोनों ने मैंने नाम लिख दिए। इसका मतलब इनके द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, 30,000 और 45,000। तो देखिए 30,000 अनुपात 45,000। तो देखिए हम क्या करेंगे कि मनी मन में ये 3 जीरो से 3 जीरो कटियू मान लें, फिर 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। अर्थात नीना और मीना ने 2:3 में पूंजियां लगाई। तो 2 वर्ष के बाद जो लाभ का बंटवारा जब वो कर रहे हैं, वर्ष के अंत में भी कर सकते हैं, 2 वर्ष के बाद भी कर सकते हैं लाभ का बंटवारा। जब भी बंटवारा करेंगे लगाई गई पूंजियों के अनुपात में, अर्थात उस समय अवधि में उनकी पूंजी किस अनुपात में रही उसमें ही इसका बंटवारा होगा। तो देखिए टोटल भाग कितने हो गए 5, अर्थात 5 हिस्सों में बटेगा लाभ जो 1.5 लाख का हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जितना भी लाभ हो उसमें अनुपाती संख्याओं के योग का भाग दे दें। ठीक है, अब नीना के हिस्से में कितने आएंगे 2 भाग और मीना के हिस्से में आएंगे 3 भाग। पूछ क्या रहा है मीना का भाग। तो देखिए मीना का भाग या मीना का
लाभांश कैसे निकालेंगे भाई? कुल लाभ को ऊपर लिखिए, 1,50,000 को मैंने ऊपर लिख दिया, बटे अनुपाती संख्याओं का योग, और अनुपाती संख्याओं का योग क्या होगा? 5, 2 + 3 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 हिस्सों में ये लाभ बंटना है। अब मीना को इसकी संपत्ति के अनुपात में, मीना ने किस अनुपात में संपत्ति लगाई? 3 अनुपात में, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 × 15, ठीक है, तो ये हो गए 30,000। 30,000 का गुणा 9 से कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 90,000। तो 90,000 मिल जाएंगे भाई मीना को, 90,000, ठीक है। अब 90,000 इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में ध्यान से आप पढ़िए इसको, कि यदि a + b का अनुपात b + c के साथ और इसी का अनुपात c + a के साथ देखा जाए, तो वो अनुपात आता है 6:7:8, और ABC का योग 14 है, तो C का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर अनुपात दिए गए हों तो उनको किसी संख्या के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया ना, A और B को मैंने क्या माना था? X करके, नहीं तो इसको मैं 6x, 7x और 8x मान सकता हूँ ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई देखिए a + b का मान कितना लिख सकता हूँ मैं? 6x, यूँ लिख दीजिए आप, a + b = 6x, ठीक है, और b + c = 7x। इसी तरह c + a बराबर क्या हो जाएगा? 8x, लिख दिया ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसी को, कि देखिए a + b + c ऐसे लिख दीजिए। अब इसको a + b + c क्या दिया हुआ है? 14, ठीक है, ये लिख दिया आपने इनका मान। a + b = 6x, b + c = 7x और c + a बराबर। अब इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मैंने लिख दिया। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ देता हूँ तो कैसे आ जाएगा भाई? ये सब देखिए a + b, b + c, ये सब a b c रिपीट हो रहे हैं ना, तो कैसे लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ a + b + c विल बी इक्वल टू 7 और 6 13 और 8 21 x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब a + b + c का मान कितना हो जाएगा? 21/2, इसका मतलब 10.5 x, ठीक है, 21/2 x आएगा, ठीक है। ये समीकरण हो गया 4th। अब देखिए यहां आइए आप, a + b + c का मान क्या दिया हुआ है? 14 दिया गया है, ऐसे ही है ना। तो देखिए 10.5, या यूँ लिख सकता हूं मैं कि 10.5 x, ठीक है, बराबर किसके? 14 के। देखिए 10.5 x बराबर a + b + c, और a + b + c का मान कितना है? 14, तो बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 14/10.5 अर्थात 140/105। अब इसको सरल कर दीजिए भाई आप, कि 35 चौका 140 और 35 तिया 105, अर्थात x जो मैंने स्वेच्छ संख्या मानी थी इस अनुपात में गुणज के रूप में, उसका मान कितना आ गया? कि भाई 4/3 आ गया। अब एक बात सोचिए आप, कि a + b + c का मान कितना है? अब ध्यान से सोचिए भाई, a + b + c बराबर है 10.5 x। मुझे किसका मान निकालना है? c का मान। तो c पर फोकस कीजिए। तो इसमें से आप c का मान कैसे निकालेंगे? कि a + b को एलिमिनेट कर दीजिए, अर्थात ऐसा कोई मान रख दीजिए जो a + b का मान दे रहा हो। तो देखिए a + b का मान कितना है? 6x, समीकरण 1 से लिखिए। तो a + b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 6x, तो 6x + c, ऐसे ही है ना। a + b के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? 6x। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं 6x, ठीक है, प्लस c बराबर 10.5, ऐसे ही है ना। अब देखिए तो c बराबर क्या हो जाएगा भाई? 10.5 x, ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा 10.5 x माइनस 6x, तो ये हो जाएंगे c बराबर 4.5 x, और x का मान आप यहाँ से रख दीजिए। तो c बराबर हो जाएगा भाई
4.5 गुणा x का मान कितना है 4/3। तो देखिए 3 से ये 1.5 बार और 1.5 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 1.5 गुणा 4 करेंगे तो 15 चौका 60, 6.0। तो 6 इज ऑप्शन इन द ऑप्शन ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, जो बहुत सरल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25। ठीक है, और 484 वर्गमूल होता है 22 का। आप 25 तक वर्गमूल रट लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे ही मुश्किल से आते हैं। ठीक है, तो 25 और 12 कितने हो जाएंगे 47। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 9, जो फिर बहुत सरल है भाई। कैसे सरल है, देखिए कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, कोई भी धन दोगुना कब होता है, जितना मूलधन है उतनी ही अगर ब्याज कमाई जाए। जैसे मैंने 100 रुपये किसी को उधार दिए और 100 रुपये ब्याज के और आ जाएं तो मेरा धन दुगना हो जाता है। बात आई ना समझ में। तो जितना मूलधन है उतना ही ब्याज होगा, तभी धन कितना होगा दुगना होगा। इसमें पूछ क्या रहा है किस दर से, इसका मतलब इसमें दर हमें निकालनी है। और दर निकालने का सूत्र आपको पता ही है भाई कि 100 गुणा ब्याज। इन सूत्रों को तो आप रट के ढंग से याद कर लें भाई, बटे मूलधन गुणा समय, ऐसे ही ना। तो देखिए 100 गुणा ब्याज के स्थान पर मैं x लिख दूं। मान लीजिए मैंने x रुपये उधार दिए थे, आप कितना भी मान लीजिए 100 मान लें तो 100 लिख दीजिए, क्योंकि ब्याज भी उतना ही आएगा जितना मूलधन है। ब्याज तो मैंने ब्याज के स्थान पर x लिख दिया और मूलधन भी मेरा क्या है x है, क्योंकि ब्याज और मूलधन बराबर हैं। और समय कितना है 8 वर्ष में, x से x कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब आप रट लीजिए इस बात को कि जब भी कोई धन दुगने की बात हो तो आप ऊपर 100 लिखिए और नीचे समय लिख दीजिए, दर आ जाएगी। ठीक है, 100/8 और 100 में जब 8 का अगर आप भाग देंगे तो ये 12.5। ठीक है, अब चूंकि ये दर है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो 12.5% ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो अब चलते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए हाँ, ये भी बहुत आसान प्रश्न है भाई आपके लिए। देखिए प्रश्न सभी कठिन नहीं आते, कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। और यही बात आपको बायोलॉजी वालों से पीछे रख जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न इतने सरल हैं कि बायोलॉजी वाले भी आसानी से इसको हल कर लेंगे भाई, ध्यान रखना। तो फिर क्या करना है आपको, मैथ वालों को तो विशेष ध्यान रखना है कि जो कठिनाई वाले हैं वो आपसे भी नहीं हुए और बायोलॉजी वालों से भी नहीं हुए। अब बायोलॉजी वाले क्या करेंगे, बायोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं विज्ञान में उसको कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा घमंड में ना रहें, ध्यान से प्रश्नों को हल कर लें, अच्छी तैयारी करें। तो चलिए मैं इस प्रश्न को आता हूँ। मेरा केवल समझाने का उद्देश्य था, मेरे लिए तो बायोलॉजी वाले भी इतने ही सम्माननीय, इतनी ही उनकी चिंता है जितनी मैथमेटिक्स वालों की। ठीक है, अब प्रश्न देखिए कि 3x + 7y = 75 और 5x - 5y = 25 है, तो x + y का मान क्या होगा। इसमें x और y का मान अलग अलग नहीं पूछ रहा है, x और y का योग पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ इस प्रश्न को देखिए ध्यान से कि 5x - 5y = 25। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि x - y = 5। भाई 5 कॉमन निकाल दीजिए इसमें से। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 + y, और इस x के मान को यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो देखिए 3x, x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया 5 + y + 7y बराबर क्या है 75। बात आई नहीं समझ में। अब देखिए 5 × 15 + 3y + 7y बराबर 75। तो देखिए 10y और ये 15 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10y = 60, क्योंकि 75 से 15 गए तो 60 हो जाएंगे। तो y का मान कितना हो जाएगा 6। y का मान 6 हो गया। अब आप सोचिए y का मान 6 है तो y का मान यहाँ रख दीजिए, तो x का मान क्या हो जाएगा 5 + 6 अर्थात 11। x का मान कितना आ गया 11। पूछ क्या रहा है x + y, तो x का मान कितना है भाई 11 और y का मान 6। तो ये आंसर कितना आएगा 17, और 17 ऑप्शन ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। और अगला प्रश्न क्या है 11वां, आप इसको देखिए गुणनखंड में। ये भी बहुत सरल प्रश्न आया है 2016 में, और 2018 में भी सेम कंडीशन है कि प्रश्न बहुत सरल आए हैं। तो सीधी सी बात है, मेरिट तो ऊंची जानी ही है भाई। तो देखिए 2x + 4y - 8xy - 1। देखिए इन गुणनखंडों में आपको क्या लगेगा कि यार कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है, नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, दो आप ट्रिक मानिए या मतलब थोड़ी सी तरीका मानिए या चालाकी मानिए, आप क्या करेंगे बदल दीजिए। देखिए ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला क्या करेंगे आप कि आप 1 और 3 को बदलिए। किसको बदलिए, 1 और 3 को बदल लीजिए। और अगर 1 और 3 को बदलने पर आंसर नहीं आए तो आप ऐसा कीजिए 2 और 3 का स्थान परिवर्तित कर दीजिए। फिलहाल मैं 3 और 1 को बदल रहा हूं। तो देखिए 3 और 1 को अगर मैं बदलूं तो कैसे लिखूंगा भाई, -8xy, ठीक है। 1 को मैं 3 के स्थान पर लिख रहा हूं, तो अब 2 क्या है 4y। अब चूंकि 3 के स्थान पर मुझे 1 वाला लिखना है, तो 1 वाला कौन सा है 2x, और 4 तो एज इट इज लिखना है। अब देखिए इन दोनों में अब दो के जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है -4y। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ से क्या बचेंगे 2x, और यहाँ से बचेंगे -1। देखिए कॉमन उस हिसाब से लेने हैं मुझे कि दोनों कोष्ठक एक जैसे आ जाएं। अब चूंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और जिसका कोई नहीं है उसका तो एक होता ही है यारो, ठीक है। तो एक कॉमन ले लेता हूं भाई, 2x - 1 हो जाएगा। अब 2x - 1 इन दोनों कोष्ठकों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगी -4y। में धनात्मक संख्या को पहले लिख देता हूँ, तो 1 - 4y, और यही आंसर है। अब देखिए किसमें 2x - 1 ये मिल गया भाई, और 1 - 4y ये मिल गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न बहुत सरल हैं। आप ये भी कह रहे होंगे ये सर क्या पढ़ाना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस पेपर के माध्यम से कि 2016 और 18 में सरल आया था, हो सकता है आपके कठिन आ जाए। फिर एक गलती आपको पता है 1 नंबर तो आपको हो सकता है लाखों स्थान नीचे ले जाए। तो देखिए अब मैंने 2 प्रश्न एक साथ ले दीजिए, 12 और 13। चूंकि ये कुछ गणितीय संक्रियाओं से ना होकर गणितीय विधियों पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। गणित जब शिक्षण कराता है तो अध्यापक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है, दार्शनिक के रूप में भी होती है। बिल्कुल दार्शनिक के रूप में होती है। वो उस तरह से उनका माइंड वॉश करने का प्रयास करता है कि वो गणित के प्रति आकृष्ट हों, गणित के प्रति जो संक्रियाएं चल रही हैं उनके प्रति उनको रुझान उनका बढ़े गणित शिक्षण के प्रति। मित्र अगर बॉस बन के पढ़ाएगा तो बच्चे कभी उससे नहीं जुड़ पाएंगे। मित्रवत भी होता है, परामर्श तो देता है ये गणित शिक्षक। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। अब देखिए इस प्रश्न को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गणित शिक्षण में 2 सबसे महत्वपूर्ण विधियां कौन सी होती हैं, आगमन निगमन और संश्लेषण विश्लेषण। तो देखिए इनमें से आपको दिख ही रहा है भाई कि सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि व्याख्यान विधि का प्रयोग बहुत कम करते हैं, प्रदर्शन विधि का भी कम करते हैं, और ये सभी तो हो ही नहीं सकता। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। राइटिंग मिस्टेक कह सकें या मतलब प्रश्न जब लिखते समय थोड़ी सी शब्द रह गए हैं, ठीक है। तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, या उसका उद्देश्य क्या होता है। ज्ञानात्मक भी होता है शिक्षण का भाई, सही है, भावात्मक भी होता है बिल्कुल, मंशलात्मक, ये सभी ये, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए भाई 15वां प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है। गणित शिक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व किस विषय में होता है, विज्ञान विषय। गणित अगर शरीर है, ठीक है, नहीं अगर विज्ञान शरीर है तो गणित उसकी आत्मा है, क्योंकि विज्ञान का शिक्षण बिना गणित के अधूरा है। कितने भी आप प्रयोग करेंगे उनका जो निष्कर्ष निकालना है, किसी चीज़ पर पहुंचना है, वो बिना गणितीय सूत्रों के संभव नहीं है। तो आप मान के चलें भाई विज्ञान और गणित दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए
एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो देखिए कमरा है, बांस किसका मतलब विकर्ण पूछ रहा है, तो कमरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है, तो घनाभ का विकर्ण तो आपको पता होना चाहिए। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, और घनाभ और घन में अंतर आपको पता ही है, क्योंकि उस घन की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं, इसलिए उसमें क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, विकर्ण, बांस की लंबाई का मतलब विकर्ण कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग, इसका मतलब 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई 9 का वर्ग प्लस ऊंचाई 8 का वर्ग। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 81 प्लस 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। इन सबको आप जोड़ दीजिए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 4 9, ठीक है, और 8 और 6 14 और 4 18 और 1 और ये 2 289 किसका स्क्वायर रूट है भाई, 17 का। तो 17 मीटर लंबा उसमें बांस रखा जा सकता है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। और फिर हम चलते हैं अब अगले पृष्ठ पर भाई। 17वां प्रश्न देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को तो आप बहुत चालाकी से कर सकते हैं, पर मैं पहले पूरा हल करके बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इनमें चालाकी क्या करनी होती है भाई। तो देखिए मैं मान लेता हूँ प्रारंभ में जो वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अगर आर है त्रिज्या तो उसकी परिधि क्या होगी भाई, परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। अब नई जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 गुनी कर दी है, तो नए वृत्त की परिधि निकालेंगे हम 3 गुनी त्रिज्या के साथ। तो 3 गुनी त्रिज्या, तो अब जो त्रिज्या है नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 आर। तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि वो क्या हो जाएगी भाई, 2 पाई, और आर के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, 3 आर। तो 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूं भाई, तो 3 इंटू और 2 पाई आर को यहाँ लिख देता हूं। और 2 पाई आर क्या है, पहले वृत्त की परिधि। इसका मतलब त्रिज्या तिगनी करने पर नए वृत्त की परिधि भी क्या हो गई, पहले वाले वृत्त की तिगनी। तो ये 3 गुना आ जाएगा आंसर। तो ध्यान रखें भाई, क्योंकि सूत्र में सिंपल आर है 2 पाई आर, ठीक है, 2 गुणांक है, पाई भी गुणांक है, इसलिए 3 गुना करेंगे तो नए वृत्त की परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, 4 गुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आप क्षेत्रफल की बात करें, अगर यही होता क्षेत्रफल के साथ, तो क्षेत्रफल में क्या है, चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये प्रारंभ में हो जाता। अब नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है भाई, पाई आर स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखते हैं, मैं 3 आर का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भाई, पाई 9 आर स्क्वायर अर्थात 9 पाई आर स्क्वायर, अर्थात पहले वृत्त की जो क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, अब नए का कितना है, 9 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में आर स्क्वायर है। तो आर को अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 3 का वर्ग गुना ही बढ़ेगा, ठीक है, तो वो 9 गुना हो जाएगा। जैसे किसी में घन आ जाता है, जैसे कोई घन है, प्रारंभिक भुजा का तिगुना कर दें तो उसका आयतन क्या होगा, 27 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तिगुना कर रहे हैं तो घन में घात 3 आती है, तो 3 की घात 3 27 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा देख लें। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज़्यादातर वर्ग होता है और आयतन में ज़्यादातर वो 3 गुना हो जाता है, ध्यान रखें भाई। हाँ, बेलन आप कि सब बेलन में कैसे हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, उसमें देख लेना कि त्रिज्या ही, अगर त्रिज्या को ही बदल रहे हैं तो वर्ग में बदलेगा, आयतन में भी, और अगर ऊंचाई को भी परिवर्तित कर रहे हैं तो सूत्र के हिसाब से आप देख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भाई। 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। भाई हम जानते हैं भाई 1/2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 0.5, और प्रतिशत का निशान हटाते समय, ठीक है, प्रतिशत का निशान हटाते समय क्या करते हैं हम, बटे 100 करते हैं, ठीक है, बटे 100। तो देखिए 0.5 में 100 का भाग देंगे तो 0.005, ठीक, 0.5 तो है, 2 स्थान और खिसकेगा भाई, तो 0.005 आ जाएगा, और ये ऑप्शन बी का संकेत दे रहा है, ठीक है। तो
आप इस तरह से इन प्रश्नों को देखिए, ध्यान रखें। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, ये आपको पता है ना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर इसी के साथ हम कि आयत चित्र प्रदर्शित करता है। आयत चित्र जब बनाते हैं ना, वो क्या प्रदर्शित करता है? असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन या सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, यही ठीक है। क्योंकि आयत जब ही बना सकते हैं जब बारंबारता बंटन क्या हो? सतत हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 20 को आप ध्यान से देखिए। विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा उसमें पास व फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है। भली भांति अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नगर ABCDEF तक हैं और उम्मीदवारों की संख्या यहाँ लाख में दी गई है और पास और फेल होने वालों का अनुपात भी इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्नों को देख लेते हैं। नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? तो देखिए ई में देखिए आप, टोटल उम्मीदवार 1,85,000, ठीक है। पास और फेल का अनुपात कितना है? 3:2, अर्थात 3 पास हुए हैं, 2 फेल हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, 1,85,000 को कितने हिस्सों में बांटेंगे? 3 और 2 अर्थात 5 भाग में बांटेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए पास पहला है और फेल वाला दूसरा है। तो देखिए अब इसमें ई वाले पे आ जाइए। तो कैसे निकालेंगे भाई कि 1,85,000 है ना, 1,85,000 में भाग कितने का देंगे? 3 + 2, अनुपाती संख्याओं का योग कितना है? 5। और जिसका निकाल रहे हैं उसके अनुपात का गुणा कर दीजिए। अब पास होने वालों का अनुपात है 3, तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे हम। तो 5 का इसमें भाग दीजिए भाई, 5 × 15, ठीक है, और 5 × 7 = 35, 37 पंजे, ठीक है, 175 होते हैं भाई। 5 × 15 और 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और ये 3 0, फिर 37 या 111 भाई गुणा कर दीजिए। 37,000 का गुणा 3 से करेंगे हम तो 111 और इस पर 000 अर्थात 1,10,000। तो 1,10,000 क्या कहाँ है भाई? ये रहा, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें 4 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो वाला ऑप्शन सही है। 1,10,000, ठीक है। तो नगर ई से परीक्षा में देखो कैसे सवाल करते हैं, आप ध्यान से इसको देख लें भाई कि जो भी संख्या दी गई है उसको उन अनुपाती संख्याओं में बांटना है। जैसे 3:2 में तो उनके योग का भाग लगेगा और जिसको ज्ञात करना है, ठीक है, उसके अनुपात का गुणा कर देते हैं। पास होने वाले उम्मीदवार पूछ रहा था नगर ई से, तो पास होने का अनुपात 3 था, फेल होने का अनुपात 2 है। फेल होने की पूछता तो 2 का गुणा करते, पास होने की पूछ रहा है तो गुणा 3 का करेंगे। तो 1,85,000 में, ठीक है, भाग 5 का देंगे और गुणा 3 का करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हम इसी में प्रश्न और देख लेते हैं। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर से थी? ठीक है, अब देखिए भाई फेल होने वालों की पूछ रहा है किस नगर से थी। तो इसमें क्या है, अब देखिए फेल होने का अनुपात भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अर्थात पास और फेल का जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होना चाहिए और अनुपात भी। अब देखिए अब क्योंकि यहाँ जनसंख्या ए में कम है, अब इसमें सीधे सीधे हल कर सकते हैं समय। अब देखिए एक तरीका तो ये कि सबका निकालें हम, तो ये बहुत, जैसे 1,25,000 में 10 का भाग दें, गुणा 3 निकालें। 3,14,000 में भाग 8 का दें, गुणा 3 करें। फिर 1,08,000 में भाग दें 9 का, गुणा 5 करें। क्योंकि फेल होने वाली संख्या पूछ रहा है, सर्वाधिक किस नगर में फेल हुए थे। तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा और एक प्रश्न के लिए और बहुत समय निकल जाएगा। अगर आपके पास समय हो तो अलग अलग निकाल के देख लीजिए, नहीं तो फिर तुक्का लगाना कैसे कि ये देखिए कि अनुपात किसका ज़्यादा है और डिफरेंस किस में ज़्यादा है और संख्या उम्मीद। देखिए अब ज़्यादा एक तो बी में है, आप देखिए एक तो बी में है 3,14,000, ठीक है, और अनुपात भी ठीक ठाक है। और एक है 2,27 और ये 2,73। अब देखो 2,73 में तो 7:5 में, क्योंकि यहाँ पास ज़्यादा हैं भाई। देखिए तुक लगाने की विधि,
फेल वालों की पूछ रहा है तो पास वालों का अनुपात ज़्यादा है, इसमें नहीं आएगा। यहाँ देखें 3,14,000 में इसमें भी पास वाले ज़्यादा हैं क्योंकि इनका 5वां हिस्सा है और वो 3 हिस्सों में फेल होने वाले। यहाँ देखिए 2,27,000 में 1:3, पास होने वाले कम है, फेल होने वाले ज़्यादा हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो डी जो ग्रुप है वो सही आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना वैसे, और मैं अपनी तरफ से समय बचाने के लिए इसमें डी, ठीक है, ऑप्शन को चुन लेता हूं। आप करके देख लेना वैसे ना, ये तुक लगाने वाली विधि है। आप देखिए 23वां क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक जो हम एक्टिविटी वाइज गणित जब सीखते हैं तो किस चीज़ का महत्व है भाई, इसमें देखना भाई आप। ये निशान तो वैसे लग गया है भाई। ठीक है, कि क्रियात्मक गणित का महत्व है। एक्टिविटी वाइज जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है भाई, प्रत्यक्ष अनुभव। बिल्कुल, जब हम करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा ही। एक्टिविटी वाइज हम सीखेंगे गणित को तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा ही, स्वयं करके भी सीखेंगे। एक्टिविटी में तो स्वयं करके सीखते हैं भाई। अवधारणाओं को स्पष्ट और स्थायी, बिल्कुल जो भी अवधारणाएं, जो भी हम गणितीय संक्रियाएं कर रहे हैं या प्रमेय है या निर्मेय, जो भी हम सीख रहे हैं वो और भी स्पष्ट हो जाएंगी और हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बच जाएंगी। तो ये तो 3 ऑप्शन सही हैं, और जब 3 ऑप्शन सही हैं तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 24वां प्रश्न देखिए, गणित की प्रकृति है, गणित तार्किक विषय है भाई, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए अगले प्रश्न पर 25 में देखिए, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व। अरे ये तो रिपीट हो गया भाई, सॉरी फॉर रिपीटेशंस। गणित का जो महत्व है वो किस में, विज्ञान विषय में। इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, क्योंकि गणित और ये मौसेरी मान सकते हैं इनको। ठीक है, माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता, इसी तरह गणित और इनको भी अलग अलग नहीं कर सकते भाई हम। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा में क्या क्या चलते हैं भाई, देखिए संकेत तो चलते ही, संख्या, संख्याचर, बिल्कुल संख्याएं भी चलेंगी, उनके साथ अचर संख्याएं भी चलेंगी, चर संख्याएं भी चलेंगी, ये भी चलेगा। सूत्र तो भाई गणित की जान है, इसका मतलब उपयुक्त सभी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा भाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है ही नहीं भाई, क्योंकि 26 ही प्रश्न उसमें शायद आए थे और जो भी संकलन में मुझे मिल गए। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप प्लीज़, ठीक है, और ऐसा ही पेपरों का एक वीडियो में आपको जल्दी लेकर आऊँगा। टिल देन बाय बाय।